हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में आज हम लोग लर्न करने वाले हैं सी प्लस प्लस में फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपको पता है कि फंक्शंस जो हैं वो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। जब भी हमें फंक्शन की कॉल से कुछ वैल्यू भेजनी होती है तो हम यूजुअली फंक्शंस पे आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा, लाइक हमने कोई फंक्शन कॉल किया सम एंड हमने यहाँ पे 10 और 20 सेंड किया। सो दीज 10 एंड 20 आर आर्ग्यूमेंट्स, राइट। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है किस तरह के हैं? प्राइमरी डेटा टाइप के हैं, मतलब कि दोनों ही इंटीजर्स हैं, राइट। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो प्राइमरी डेटा टाइप के ना होकर के क्लास के ऑब्जेक्ट्स हों। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल गाइज। सो हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, हम सबसे पहले यही देखेंगे कि किस तरह से क्लास के ऑब्जेक्ट को हम एज ए आर्ग्यूमेंट किसी मेंबर फंक्शन पे भेज सकते हैं। ओके गाइज, मेंबर फंक्शन पे स्पेशली भेजने की हम बात कर रहे हैं, नॉन मेंबर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन मेंबर्स जब आएंगे तो उस पर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड वाला लॉजिक लग जाता है, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम मेंबर्स पे किस तरह से भेजेंगे वही हम देख रहे हैं। सो गाइज, लेट्स सी। टू पास ए क्लास ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट इन C++, you can declare the function parameter as the class type। तो सिंपली अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अंदर फंक्शन के पैरामीटर को क्लास टाइप के साथ डिक्लेयर करना होता है बजाय प्राइमरी टाइप के। द क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड्स। सो गाइज, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस का मीनिंग क्या है। अगर ये नहीं मीनिंग पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि किस तरह से हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस से पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट जो पास कर सकते हैं, वो आप ज़रूर देखें, फिर आगे बढ़े। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। सो गाइज, लेट्स सी कि किस तरह से हम सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू से आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे। So see this. This is the default method for passing class object onto the function. ये एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जब भी हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट एरेज, एरेज को छोड़ करके, तो C++ में वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा वैल्यू से ही पास होते हैं। इसी को कॉल बाय वैल्यू भी बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू भी बोलते हैं। इसी का ही नाम है बच्चों, आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू। क्या नाम है? आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू। और यहाँ पे हम किस टाइप को पास करने की बात कर रहे हैं? क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करने की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए कॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जब भी हम कॉल बाय वैल्यू टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, तो जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट की केवल कॉपी आकर के एक स्टोर होती है, यानी फिजिकली दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, देन द डेटा मेंबर्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट आर अनअफेक्टेड। बिकॉज देखिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इस वजह से अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में चेंज करेंगे तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेट्स सी गाइस, इसको हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। वो जो नोट्स फाइल जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके अंदर भी एग्जांपल मैं डाल दूंगा, तो आप मेरी गिटहब का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने मेथड स्टब बनाना है, सिंपल हमारा, सॉरी, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोग्राम स्टब बनाना है यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन से पहले हम क्लास बनाएंगे, बट मेन तो हमेशा हमारा ड्राइवर कोड होता ही है, तो मेन को भी लिख लेते हैं हम लोग। नाउ यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, उसका नाम हमने रख दिया डेमो, प्रेटी सिंपल, और इसमें एक डेटा मेंबर रख दिया हमने d।
ये आपको पता ही है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, हाँ, जो भी क्लास में मेंबर बनाते हैं वो प्राइवेट होते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने एक इसका सबसे पहले हमने क्या किया, अभी एक हमने यहाँ पे बना दिया इसके लिए एक फंक्शन सेट डेटा, ओके। एंड सेट डेटा क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लाइक x को मैंने ले लिया और d बराबर x असाइन कर रहा है, ठीक है गाइस। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसकी वैल्यू सेट करने के लिए हम सेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे। और हमने एक फंक्शन और बनाया है यहाँ पे, और फंक्शन को नाम दे दिया हमने चेंज, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको मैजिक। और इसमें मैंने इस डेमो क्लास के एक ऑब्जेक्ट डी ओबीजे को एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया, ठीक है। यानी ये जो पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया है इसका टाइप देखिए क्या है, इस डी ओबीजे का टाइप इंट लिखा है क्या हमने। अगर हम यहाँ पे इंट लिखते तो इसका मतलब क्या होता कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेमो। दैट मीन्स डेमो क्या थी हमारी, जो हम क्लास बना रहे हैं वो है ना, डेमो हमारी क्लास है बच्चों। तो ये जो डी ओबीजे है ये क्या हो गया, डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है गाइज। नाउ सी सॉरी गाइज, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया ताकि हम चेंज वाली जो बात हम अभी पढ़ के आए थे वो भी हमें क्लियर हो, वरना फिर वो हमारी रह जाएगी, क्लियर नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे मैं इसको चेंज भी करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया द वैल्यू इज, और हमने प्रिंट कराया डी ओबीजे डॉट डी, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने डी ओबीजे के डी की वैल्यू को चेंज करके कर दिया 200, चेंज डी वैल्यू। इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया, लेट्स सी, ध्यान रखना अब यहाँ पे मैंने डी ओबीजे डॉट डी लिखा है, सिर्फ डी नहीं लिखा है, बिकॉज दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। सीधा अगर मैं डी लिखता तो ये डी उसका हो जाता जिस ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करना, हमने पैरामीटर वाले के लिए करना है, आर्ग्यूमेंट वाले के लिए करना है, ठीक है गाइज। तो और एक मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया void show, जो कि सिंपली डी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, द वैल्यू इज डी। और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया, यहाँ पे शो वाला मेथड कॉल हो रहा है और इसके अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे मैजिक वाला काम चल रहा है, मैजिक वाला फंक्शन कॉल हो रहा है बेसिकली। नाउ सी, अब देखिए मैंने मेन के अंदर, अच्छा मेन मैंने बना रखा है, सॉरी वो नीचे चला गया गाइज। मेन में हम लोगों ने क्या किया गाइज, यहाँ पे डेमो क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक बनाया हमने obj1, एक हमने बनाया obj2 की नीड ही नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। obj1 हमने बनाया और हमने obj1 के साथ कॉल किया set data 100। देखिए अब सिर्फ इतने से क्या काम हुआ है पहले वो समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा जगह बनाता हूँ मैं ताकि एक स्क्रीन पे सब कुछ दिखे अपने को, राइट। तो देखिए आपको सबको पता है बच्चों ये कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज मेन से। तो ये मेन फंक्शन में आएगा, obj1 क्रिएट हुआ, दिस इज obj1। और ये क्या है, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स एक तो इसके अंदर डेटा मेंबर्स वाला सेगमेंट आ गया, तो डेटा मेंबर्स वाले सेगमेंट में यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, डी आ गया है। और दूसरा सेगमेंट क्या होगा, मेंबर मेथड्स वाला। दूसरा सेगमेंट में क्या आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा सेट डेटा मेथड, यानी इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं हम। दूसरा आ जाएगा हमारा मैजिक मेथड, तीसरा आ जाएगा हमारा शो मेथड, ठीक है गाइज। नाउ अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया obj2, बी obj हो गया गलती से, obj2 कर देते हैं, तो क्या होगा, सेम काम होगा किसके लिए, obj2 के लिए। तो ये हमारा obj2 बन जाएगा, देखिए ऐसे,
इसका भी डेटा मेंबर डी होगा गाइज, और इसके लिए भी फंक्शन कौन कौन से होंगे, सेट डेटा, मैजिक एंड शो। ठीक है, नाउ देखिए हमने कॉल किया सेट डेटा ओबीजे 1 के लिए, ओबीजे 2 के लिए हमने कॉल नहीं किया अभी, हमने केवल ओबीजे 1 के लिए कॉल किया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही हमने यहाँ पे सेट डेटा कॉल किया ओबीजे 2 के लिए और यहाँ पे भी वैल्यू भेज दी, हमने पहले केवल सेट डेटा किसके लिए कॉल किया था, ओबीजे 1 के लिए। तो इस लाइन से क्या हुआ, जो ओबीजे 1 का डी मेंबर था, मतलब सेट डेटा कॉल हुआ ओबीजे 1 के लिए, तो ये कहाँ आएगा सेट डेटा की डेफिनेशन पे, इस जगह x में क्या वैल्यू लेकर के आएगा यहाँ पे 100। तो ओबीजे 1 के डी में हमने क्या डाल दिया, x की वैल्यू, तो 100 आ गया। नाउ ओबीजे 2 के साथ जब सेट डेटा कॉल किया तो 200 पास किया, राइट। तो 200 किस में चला गया अभी, ओबीजे 2 के डी के अंदर, क्योंकि ओबीजे 2 के लिए सेट डेटा कॉल हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया 200, और 200 की जगह मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करूँगा, इसमें भी मैं एक बार 100 रख देता हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैजिक मेथड के अंदर भी 200 ही रखी हुई वैल्यू, पता नहीं लगेगा फिर चेंज। सो यहाँ हमने क्या रख दिया बच्चों, 100 ही रख दिया। तो दोनों के डी में क्या आ गया हमारे पास 100। ठीक है, नाउ अब मैं मेथड कॉल की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉल किया बच्चों obj1 डॉट मैजिक, और एज ए आर्ग्यूमेंट किसको पास किया मैंने, obj2 को। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ गाइज तो क्या होगा, देखिए एक सेकंड गाइज, ये थोड़े से एरोज हटाता हूं मैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे आप लोगों को। नाउ देखिए यहां से obj1 डॉट मैजिक मैथड कॉल हुआ, तो ये कहां जाएगा, इस मैजिक मैथड की डेफिनेशन पे। एज ए आर्ग्यूमेंट हमने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, डी ओबीजे। तो ये डी ओबीजे मेमोरी में बना एक नया, इस तरीके से, ओके। इसमें जो obj2 आया है, obj2 को भेजा है ना एज ए आर्ग्यूमेंट हमने, एज ए पैरामीटर, वो इस डी ओबीजे में स्टोर हो गया। तो इसके डी में भी कितना आ गया अपने पास अभी 100, और जो मेथड्स है सॉरी गाइस, सेट डेटा, मैजिक एंड शो, ये इसमें भी है। अब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, डी ओबीजे मेमोरी में अलग है, obj2 अलग है। केवल जब फंक्शन कॉल हुआ है तो obj2 की वैल्यूज डी ओबीजे में जाकर के स्टोर हुई हैं, है ना, इनकी मेमोरी है अलग अलग स्टिल। नाउ हमने प्रिंट कराया द वैल्यू इज डी ओबीजे डॉट डी, तो ये 100 प्रिंट करेगा। नाउ हमने वैल्यू को चेंज किया, किसकी वैल्यू को चेंज किया, डी ओबीजे की। तो डी ओबीजे की वैल्यू को जब हम बदल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, 200। तो इस ऑब्जेक्ट में तो चेंज हुआ, लेकिन क्या जो obj2 था उसमें चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो जब यहां हम दोबारा से प्रिंट कराएंगे द वैल्यू इज डी ओबीजे डॉट डी, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 200, फिर वापस मेन में जाएगा। ये obj2 चेंज नहीं हुआ है अभी। हम सपोज प्रिंट करा के देखते हैं obj2 डॉट शो को, ठीक है। तो obj2 डॉट शो जब कॉल होगा तो ये कहां जाएगा बच्चों, शो वाली डेफिनेशन पे जाएगा। एक मिनट, ये कॉल हटा देता हूं मैं डायग्राम में से। नाउ सी, अब जब ये यहां से फंक्शन कॉल हुआ है obj2 डॉट शो, तो ये कहां गया, शो वाली डेफिनेशन में, डी की वैल्यू प्रिंट कराई। अब ये शो किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है, obj2 के लिए। तो डायरेक्ट मैं डी को प्रिंट करा रहा हूं, तो obj2 के डी की वैल्यू प्रिंट कराएगी, दैट इज 100। तो ये कॉल बाई वैल्यू तरीका था। हमने जो पैरामीटर था डी ओबीजे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट था, उसके डेटा मेंबर में चेंज किया, तो एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ, यही अभी अपन पढ़ के आए थे। नाउ इसको अपन सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या बनना चाहिए। मैजिक वाला मेथड कॉल हुआ है तो ये प्रिंट कराएगा मैजिक, द वैल्यू इज 100, फिर द वैल्यू इज 200। इसके आगे भी एक मैजिक शब्द डाल देते हैं हम लोग, तो पता रहेगा ये मेथड से कॉल हुआ है। फिर उसके बाद में जब obj2 के साथ शो कॉल करवाएंगे तो उसके डी की वैल्यू स्टिल क्या आ रही होगी, 100। कुछ लोगों को ये लग सकता है सर दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाने पड़े। देखो दो ऑब्जेक्ट इसलिए बनाए मैंने क्योंकि जब मैं कॉल कर रहा हूँ obj1 से, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ कॉल करने के लिए और दूसरे को मैं यूज कर रहा हूँ एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, ठीक है गाइस।
सो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ हमने लोकेशन सही से सेट करी, C++ फोल्डर, यही सेम हायरार्की जो मैं सेव करने की यूज़ कर रहा हूँ ना, आपको मेरी गिटहब प्रोफाइल पे भी दिखेगी इस पर्टिकुलर रैपो के अंदर, तो वहाँ से आप प्रॉपर प्रोग्राम्स को देख सकते हो, डाउनलोड मार सकते हो। नाउ कॉल बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट्स डैश कॉल बाय वैल्यू नाम से इसको सेव किया है। नाउ इसको हमने एग्जीक्यूट करा, obj1.set डेटा में ओके गॉट इट। देखिए हमने विजिबिलिटी मोड चेंज नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट सब कुछ प्राइवेट चल रहा था, तो हमने यहाँ पे मेथड्स के लिए पब्लिक विजिबिलिटी मोड लगाया अभी। नाउ हमने एग्जीक्यूट किया एंड इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन। द वैल्यू इज 100, द वैल्यू इज 200, द वैल्यू इज 100। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट कॉल बाय वैल्यू से। बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू ही होता है। नाउ हम दूसरे पे आते हैं, दैट इज पासिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉल बाय एड्रेस, और मेंबर मेथड पे ही पास कर रहे हैं हम ऑफ कोर्स। इसको हम आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय एड्रेस भी बोलते हैं। सो इन दिस टेक्निक द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज पास्ड फ्रॉम द फंक्शन कॉल एंड स्टोर्ड इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए पॉइंटर टू द क्लास ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को पास करने के बजाय उसके एड्रेस को पास करते हैं। एंड एवरीबडी नोज, सभी जानते हैं जो भी प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हैं C या C++, कि अगर हमने एड्रेस को स्टोर करना है तो हमें पॉइंटर यूज करना पड़ता है। दैट मीन्स फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को हम एज ए पॉइंटर यूज करेंगे यहाँ पे, ताकि वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो एड्रेस आ रहा है उसको स्टोर कर सके। सो इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर्स using the pointer to object in the formal argument, then data members of the actual argument objects are affected. देखिए हमने ये कहा कि अगर हम कॉल बाय एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट है उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, पॉइंटर टू क्लास ऑब्जेक्ट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी क्लास टाइप के पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ अगर उस क्लास टाइप के फॉर्मल आर्गुमेंट वाले पॉइंटर से हम डेटा मेंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक्चुअल आर्गुमेंट वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट वाला पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट किसको कर रहा है, एक्चुअल आर्गुमेंट वाले ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, खुद नया ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहा है। सो गाइज आइए इसको करके देखते हैं हम लोग, और इस पूरे कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। Ctrl+N से न्यू फाइल बनाई, Ctrl+V से पेस्ट किया, Ctrl+S से हमने करा सेव, और हमने लिखा ऑब्जेक्ट्स कॉल बाय एड्रेस। अगर कोई C से आ रहा है तो उन्हें लगेगा कि कॉल बाय एड्रेस रेफरेंस सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। C++ के अंदर एड्रेस रेफरेंस अलग अलग चीज़ हैं। ओके, हमने सिर्फ इतना चेंज किया, यहाँ पे DOBJ जो है इसको पॉइंटर बनाया, और जब भी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो डॉट की बजाय मेंबर्स को किससे यूज़ करते हैं हम लोग, एरो से यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एरो ऑपरेटर। सॉरी गाइस, खांसी बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों इस सीजन में भी। खैर, नाउ हमने जब obj1.magic कॉल किया तो हमने एड्रेस ऑफ obj2 को पास किया। नाउ सी ये कैसे काम कर रहा है, फटाफट देखते हैं फास्ट ट्रैक पे। सबसे पहले obj1 obj2 दो ऑब्जेक्ट बन गए। लेट्स सी, इस बार मैं मेथड्स नहीं दिखा रहा हूँ, केवल डेटा मेंबर्स ही दिखा रहा हूँ डायग्राम में। obj2 भी बन गया हमारा, इसमें भी d है। देन हमने सेट डेटा दोनों के लिए कॉल किया, तो दोनों के d में कितना आ गया, 100। हालांकि obj1 में मैं सेट डेटा नहीं भी कॉल करता तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं obj1 पे काम नहीं कर रहा हूँ। obj1 को तो सिर्फ हमने मैजिक मेथड कॉल करने के लिए यूज़ करना है। नाउ देखिए, हमने मैजिक मेथड कॉल किया, obj1.magic एड्रेस ऑफ obj2, तो मैजिक मेथड कॉल हुआ, obj2 का एड्रेस पास हुआ, यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ dobj, दिस इज अ पॉइंटर। इसमें क्या आ गया, एड्रेस आ गया obj1 का। सपोज obj1 का एड्रेस था 1 2 3 4 5। नाउ दिस dobj इज स्टोरिंग 1 2 3 4 5। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नाउ हमने एक्सेस किया dobj एरो d, तो इसका मतलब है dobj में जो एड्रेस पड़ा है उसके अंदर जो है d वो, ठीक है। तो ये क्या एक्सेस करेगा अभी, 100।
नाउ यहाँ जब हमने चेंज किया है तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी ओबीजे एरो, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर हमेशा एरो से ही एक्सेस होंगे। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे हमने लिखा डी ओबीजे एरो डी इक्वल टू 200, यानी डी ओबीजे जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसके डी में आप 200 डाल दीजिए। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट 200। ओके, नाउ हमने प्रिंट कराया तो ये 200 प्रिंट करेगा, और वापस हमने जब मेन में जाके obj2 डॉट शो कॉल किया, अरे गाइस इसमें मैंने obj1 लिखा था, इसको obj2 लिख देते हैं, इसको obj1 कर देते हैं। ओके, तो ये obj2 का एड्रेस रख रहा था इसलिए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लो में थोड़ा सा टेढ़ा चला गया था मैं। हाँ, तो obj2 डॉट शो किया, 2 डॉट शो कॉल किया हमने, तो उसके डी में क्या पड़ा है हमारे पास, 200 पड़ा है, तो ये 200 प्रिंट कर देगा, यानी कि वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी इस जगह भी, है ना। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये डायग्राम पड़ा रहने देते हैं, इधर से हटा देता हूँ कुछ, ये हटा देता हूँ बस, ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी उधर वाला डायग्राम पड़ा रहने देते हैं हम लोग। और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एस से सेव चेंजेस को, एंड रन करके देखते हैं। दिस इज फाइन। नाउ सी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 200 ठीक है, जबकि चेंज होने से पहले वैल्यू क्या थी, 100। तो होप सो गाइज आपको क्लियर हुआ आएगा ये। नाउ तीसरा टाइप हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को पास करने का हमारे मेंबर मेथड्स पे, वो है हमारे पास में कॉल बाय रेफरेंस या आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। पासिंग क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉल बाय एड्रेस रह गया यहाँ पे, ये दिस इज रेफरेंस। ये छोटा सा क्या होता है, कई बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, ऊपर वाली हेडिंग्स को कम टाइप करना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ हो जाता है। ओरिजिनल नोट्स में मैं चेंज कर दूंगा, जो कि गिटअप पे डाल रहा हूँ। नाउ जस्ट सी, in this technique the formal argument is a reference to the class object. When we call the function and pass an object as the argument, then the formal argument become a reference to the actual argument. So इस टेक्निक में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है बेसिकली वो हम एक रेफरेंस डिक्लेयर करते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे और ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक रेफरेंस बन जाएगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का। रेफरेंस का मतलब क्या था, निकनेम्स, यानी जो लोकेशन का नाम अपना एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट था उसी का दूसरा नाम हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो रेफरेंस डिक्लेयर करें वो बन जाएगा। सो ऑफ कोर्स जब दोनों की लोकेशन एक है तो अगर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से डेटा मेंबर बदलेंगे तो एक्चुअल भी बदल जाएगा। इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर यूजिंग द रेफरेंस यानी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, देन द डेटा मेंबर्स ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट आर अफेक्टेड और चेंज्ड। तो भाई सीधी सी बात है कि चूंकि हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेफरेंस है और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस है कॉल होने पर, तो अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में चेंज करेंगे तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट चेंज होगा। आइए इसको देखते हैं, और मैं फटाफट से कॉपी पेस्ट करता हूँ ये कोड, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, एंड ये स्क्रीन पे नोटेशन पड़ी है, इसको हटा दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या करा, एंड का निशान लगा दिया, डिक्लेरेशन में एंड आ गया, दैट मीन्स क्या बन गया ये, रेफरेंस। रेफरेंस आर जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है एक्चुअली। तो मैं एरो की बजाय डॉट लगाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमेशा डॉट से एक्सेस होते हैं मेंबर्स। नाउ सी, हमने यहाँ पे जब कॉल किया तो हमने obj2 लिखा सिंपली। नाउ हाउ इट वर्क्स, थोड़ा ध्यान से डायग्राम बनाऊंगा, पिछली बार जो गलती करी है वो नहीं करूंगा अभी मैं। ये obj1, इसमें d, और ये हमारे पास obj2, इसमें भी d। इस वाली लाइन का काम खत्म। नाउ obj1 डॉट सेट डेटा, यहाँ पे आ गया 100, obj2 डॉट सेट डेटा, यहाँ पे भी आ गया 100। नाउ हमने कॉल किया obj1 डॉट मैजिक obj2, और एज ए आर्ग्यूमेंट हमने भेजा obj2 को। यहाँ से ये फंक्शन की डेफिनेशन पे गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस डी obj। तो इस कॉल के लिए, इस मैजिक की कॉल के लिए जो डी obj नाम था वो रेफरेंस बन गया किसका, इस obj2 का। यानी दोनों एक ही लोकेशन के नाम है, अभी दो अलग अलग। यानी मैजिक फंक्शन में डी obj किसका नाम है, इस obj2 का ही नाम है। सो मैंने यहाँ पे डी obj डॉट डी प्रिंट कराया, 100 प्रिंट करेगा। फिर हमने डी obj डॉट डी में 200 डाला, तो ये जो हमारा obj2 बना हुआ था उसी का निकनेम था ना, उसी का रेफरेंस था डी obj। तो यहाँ पे क्या आ गया, 200।
नाउ हमने प्रिंट कराया डी ओबीजे डॉट डी को, तो 200। ये वाला फंक्शन खत्म। वापस कहाँ आएगा ये? मेन के अंदर, राइट। मेन के अंदर आकर के हमने क्या करा है, ओबीजे टू डॉट शो को कॉल किया है। ये कॉल खत्म होने का इधर आया। अब ये वाली कॉल लगी ओबीजे टू डॉट शो, ये शो फंक्शन में जाएगा, डी को प्रिंट कराएगा। नाउ किसके डी को प्रिंट कराएगा? ओबीजे टू ने कॉल किया ना शो को, तो ओबीजे टू का डी प्रिंट होगा। कितना है वो? 200। तो हमारा आउटपुट क्या बनेगा? 100 200 200। लेट्स सी चेंज क्यों हो गया? मेन में जो ओबीजे टू था वो चेंज क्यों हो गया? क्योंकि कॉल बाई रेफरेंस है। ये जो डी ओबीजे था ये ओबीजे टू का ही निकनेम बना है मैजिक की कॉल पे। नाउ इसको गाइस करते हैं हम लोग सेव, ऑब्जेक्ट कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है गाइस, सो कंपाइल एंड रन एंड दिस इज फाइन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि जैसे हम यहाँ पे पॉइंटर यूज कर रहे हैं, हम चाहते तो कोई नया ऑब्जेक्ट बना करके, जैसे मैंने डी का डेमो का बना देता, डी डॉट सेट डेटा मैंने समथिंग कर दिया 300 और मैंने कर दिया डी ओबीजे इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी। तो ये एड्रेस हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इट विल कंपाइल, ये काम करेगा आराम से। लेकिन जो कॉल बाई रेफरेंस है उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ कि एड्रेस मतलब रेफरेंस डी ओबीजे विल पॉइंट टू सम न्यू ऑब्जेक्ट, कि भाई डेमो का हमने डी बना दिया और ये इस डी को पॉइंट कर रहा हो, रेफर कर रहा हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज कंपाइलेशन एरर। ओके, सो ये ध्यान रखना, ये नोट्स में मैंने लिखी है बात। अच्छा, अब आप कहेंगे एफिशिएंट तरीका कौन सा है? एफिशिएंट तरीका जो है कॉल बाय रेफरेंस है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस को बहुत ध्यान से यूज़ करें। अगर आपका जो फंक्शन है वो कुछ चेंजेस कर रहा है फॉर्मल पैरामीटर में, तो फिर आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा कॉल बाय रेफरेंस को, ठीक है ना। अगर आप सपोज चेंज नहीं करना चाहते थे और चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सो ये 3 हमारे पास तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को, डेटा मेंबर्स को, सॉरी ऑब्जेक्ट्स को हमारे मेंबर मेथड्स पे पास करने के। दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।